अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। क्वेश्चन 1 है डिफाइन द टर्म टेबल इन डेटाबेस। टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इकाई है डेटाबेस की। इट इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में आपको पता है रिलेशन कहते ही टेबल को हैं बेसिकली। ऑल डाटा इन रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इन टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस में तमाम डाटा टेबल्स में ही स्टोर होता है और टेबल को रिलेशन कहते हैं। लिस्ट आउट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ रिलेशन। और डिग्री क्या होती है? डिग्री कहते हैं द नंबर ऑफ फील्ड्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। एक टेबल की या एक रिलेशन की डिग्री इससे मुराद कि उसमें जितनी फील्ड्स हैं, आप इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 4 कॉलम्स हैं टेबल में, तो वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो वो हम कहेंगे कि वो 4 डिग्री का टेबल है या 4 डिग्री का रिलेशन है। द डिग्री ऑफ टेबल इज़ यूजली नॉट चेंज वंस द टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड। एक दफ़ा अगर टेबल क्रिएट हो जाए तो नॉर्मली उसकी डिग्री जो है वो कांस्टेंट हो रहती है और वो चेंज नहीं होती है। टेबल विद 5 फील्ड्स हैज़ अ डिग्री ऑफ 5। एक टेबल में अगर 5 फील्ड्स हैं तो उसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 5। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द टर्म कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। देखें, आपके टेबल में अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली 100 रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो फिर उसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। जितने उसके रिकॉर्ड्स होंगे तो उस टेबल की जो कार्डिनैलिटी है वो 100 होगी। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल चेंजेस एज न्यू रिकॉर्ड्स आर एडेड और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। ऑब्वियसली जब आपके टेबल में से रिकॉर्ड्स ऐड होंगे तो उसकी कार्डिनैलिटी चेंज होगी, या डिलीट होंगे तब भी उसकी कार्डिनैलिटी चेंज होगी। टेबल विद 50 रिकॉर्ड हैज कार्डिनैलिटी ऑफ 50। टेबल में अगर 50 रिकॉर्ड हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी 50। नेक्स्ट, ये अक्सर आ जाता है डिग्री और कार्डिनैलिटी से रिलेटेड। नेम 3 मेथड्स फॉर क्रिएटिंग टेबल्स इन MS एक्सेस। आप MS एक्सेस में कितने प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं? 3 मेथड्स हैं नॉर्मली। एक तो ये कि आप टेबल्स को क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू में रहते हुए इसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इसे विज़र्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली डाटा एंटर करके भी क्रिएट कर सकते हैं। 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेबल का जो व्यू, 2 तरह के व्यूज़ होते हैं टेबल में। एक आपका डिज़ाइन व्यू होता है और एक आपका डाटा शीट व्यू होता है। और डिज़ाइन व्यू में हम टेबल डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। डाटा शीट व्यू में हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके पास 2 ही व्यूज़ हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है 8। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा शीट व्यू? जैसे कि मैंने अभी बताया, आप जब भी डाटा एंट्री करते हैं तो एक आपका डाटा शीट व्यू में रहते हुए भी आप डाटा एंटर कर सकते हैं। द टेबल व्यू यूज टू एंटर, डिलीट और मॉडिफाई डाटा इन टेबल। यानी आपने डाटा एंटर करना है, डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है तो आप डाटा शीट व्यू में जाकर कर सकते हैं। द टेबल इन दिस व्यू इज डिस्प्लेड इन रोज एंड कॉलम्स। इस व्यू में आपको रोज एंड कॉलम्स नजर आ रहे होते हैं। द नेम ऑफ ईच फील्ड इज डिस्प्लेड एट टॉप ऑफ, और इसमें हर फील्ड की जो एक नेम है उस फील्ड का, वो आपको टॉप पर नजर आ रहा होगा कॉलम के सबसे ऊपर, और उसको हम कहते हैं हेडर। ईच रो कंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड, और हर एक रो में एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो शो किया जा रहा होता है। अब और भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस है मैं वही डिस्कस करूँगा। मेरे पास क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है। लिस्ट आउट डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस। देखिए, डाटा टाइप्स कहते हैं कि किस टाइप का डाटा आप फील्ड्स में एंटर कर रहे हैं, कॉलम्स में एंटर कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है टेक्स्ट। टेक्स्ट की डाटा टाइप में ज़ाहिर है आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक डाटा टाइप होती है मेमो। मेमो आप लिखते हैं जब आपने काफ़ी सारा मटेरियल राइट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पैराग्राफ राइट करना है, एक बड़ा सा पैराग्राफ है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देना चाह रहे हैं, तो वो आप यूज़ करेंगे मेमो। नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल एज है, एज का कॉलम है तो ओब्वियसली आपने रिकॉर्ड्स में उसमें नंबर लिखेंगे। डेट एंड टाइम है, आपने डेट ऑफ बर्थ अगर एंटर करनी है स्टूडेंट्स की तो आप इस वाली डाटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद करेंसी है, अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी का एक वो फील्ड है जहाँ आपने सैलरी दर्ज करनी है तो करेंसी की टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर जो है अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपकी काउंटिंग ऑटोमेटिकली चला देता है। हर नए रिकॉर्ड के साथ ऑटोमेटिकली एक नया सीरीज़ जो है खुद से ये इस तरह से डिपिक्ट करेगा। इसी तरह एक येस नो की है। येस नो ये बुलियन आपकी एक ऑप्शन है, और इसमें सब होती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल मैरिड की अगर है ऑप्शन तो आप वहाँ पर डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे येस या नो वाली। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप।
टेक्स्ट डेटा टाइप में देखें आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से यानी ये इसमें कुछ वैरायटी आपको मिल जाती है। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। ये मैक्सिमम जो आप कैरेक्टर्स में दर्ज कर सकते हैं वो 255 है। द डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप इज़ 50 कैरेक्टर्स। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 255 तक, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग में है वो 50 कैरेक्टर्स तक आप एंटर कर सकते हैं। इस ऑटो ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर्स में जनरेट हो जाता है और रिकॉर्ड एंटर करते हुए, और 1 से ये स्टार्ट लेता है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वन है वो है क्वेश्चन 19, व्हाई आर फील्ड प्रॉपर्टीज यूज्ड? फील्ड प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिफाइन हाउ डाटा विल बी एंटर्ड, स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड इन एमएस एक्सेस। देखिए फील्ड की जब आप प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करते हैं तो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन व्यू में जब आप टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, वहीं पर आप हर डिफरेंट कॉलम्स डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एज का कॉलम आपने वहाँ डिफाइन किया, वहाँ आपने नेम का कॉलम डिफाइन किया, वहाँ आपने सैलरी का कॉलम डिफाइन किया। तो वहाँ पर हर एक उसकी जो है ना फील्ड की प्रॉपर्टी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसमें किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप वहाँ डिफाइन करेंगे। तो बस नेक्स्ट जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट मास्क? An input mask controls the value of a record and sets it in specific format. देखें आप जब अक्सर आपने फॉर्म्स फिल करते हुए आप देखते हैं ना कि एक वो जब फ़ोन नंबर आपने एंटर करना होता है वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन आपको बताया कि फ़ोन नंबर एंटर करते हुए एक कोड होता है, कंट्री कोड होता है। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट है ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपने उसमें ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पर लिखेंगे कोड 051 और फिर यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर लैंडलाइन दर्ज कर देंगे। इसी तरह अगर एक और मैं फॉर्मेट आपको बताता हूँ, इनपुट मास्क में आपने कंट्री कोड के लिए जगह छोड़ दी ये वाली, फिर आपने एक और ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, ये आपकी फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया कंट्री कोड, फिर ये हो गया आपकी सेलुलर सर्विस, आपकी टेलीनॉर है या यूफोन है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह के इनपुट मास्क स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो कि आपको बाउंड करेगा उसमें रहते हुए। आप इन ब्रैकेट्स के अलावा आप इस तरह से डैश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, पहली आइटम यहाँ आएगी, दूसरी आइटम यहाँ आएगी और तीसरी आइटम यहाँ आएगी। तो इस तरह से इनपुट मास्क जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त फीचर है इसमें डाटा एंट्री के लिए। अब इसको ज़रा रीड कर लें। इनपुट मास्क कंट्रोल द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड की वैल्यू को कंट्रोल करती है और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपका डाटा जो है वो राइट होता है। इट इज़ सिमिलर टू फॉर्मेट प्रॉपर्टी बट इट डिस्प्लेज द फॉर्मेट ऑन डाटा शीट बिफोर द डाटा। जैसे ही आप वहाँ डाटा शीट व्यू में जब एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको ये चीज़ ऑलरेडी नज़र आ रही होती है, ब्रैकेट्स या ऐसे डैशेस ऑलरेडी नज़र आ रही होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है किस फॉर्मेट में आप डाटा एंटर कर रहे होंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके अलावा फ़िलहाल यहाँ तक यही इंपॉर्टेंट है। ये फर्दर कुछ इसमें क्वेश्चन हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। Define sorting, important question. The process of arranging data records in a sequence called sorting. The data can be sorted in ascending or sort or descending sort. देखिए सॉर्टिंग की फीचर को यूज़ करते हुए आपने डाटा एक ऑर्डर में ला सकते हैं, और आपको पता है दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक होता है ABCD के एक इसी सीक्वेंस में। इस तरह डिसेंडिंग में सबसे पहले Z वाले नेम्स आ जाएंगे, फिर Y वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है ये डिफरेंट, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसमें चल रहा होता है ऑर्डर में। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन फिल्टर। A filter is used to extract the records that match a set of criteria. Filters are basically queries, but they only appear to open tables or forms. Filter क्या है? एक कंडीशन है, एक क्राइटेरिया है जिसके तहत जब आपके रिकॉर्ड्स प्रोसेस होते हैं और फिर फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि भी वो तमाम स्टूडेंट्स जो 40 से जिनका नीचे स्कोर है, जो फेल हैं, वो तमाम डिस्प्ले होकर मुझे उनकी लिस्ट प्रोवाइड करें, तो आप क्राइटेरिया में लिखेंगे लेस देन 40, तो तमाम रिकॉर्ड्स फिल्टर होकर आपके सामने आ जाएंगे और वो एक्सट्रैक्ट होंगे तमाम रिकॉर्ड वही जो उस क्राइटेरिया पर मीट हो रहे होंगे। फिल्टर्स आर बेसिकली क्यूरीज। तो फिल्टर आर बेसिकली क्या है? क्यूरीज ही हैं जो कि प्रोसेस हो रही होती हैं आपके टेबल्स या फॉर्म्स पर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। दो तरह के हमारे पास फिल्टर हो सकते हैं, फिल्टर बाय सिलेक्शन या फिल्टर बाय फॉर्म, और यहाँ इन दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर बाय सिलेक्शन में।
फ़िल्टर बाय सिलेक्शन जो है ये टेबल पर अप्लाई होता है, और टेबल से आपने किसी स्पेसिफिक फ़िल्टर लगाकर कोई इंफॉर्मेशन आप अपनी डिज़ाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। जबकि फ़िल्टर बाय फॉर्म जो है इट रिक्वायर्स द यूज़र टू सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम फ़िल्टर ग्रेड। इट इनेबल्स यू टू लोकेट डाटा फ्रॉम बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। आप डिफरेंट तरह का क्राइटेरिया जो है इस पर अप्लाई करके, या आप इसमें मल्टीपल जो है ना क्राइटेरियाज आप इस पर अप्लाई करके अपनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो ज़रा ये फ़िल्टर बाय फॉर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फ़िल्टर बाय सिलेक्शन जो है ये ईजियर है। मगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा जो दूसरे हैं ना वो वट वाले या डिफाइन वाले, तो वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आ जाते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये अक्सर आ जाता है। आपको पता है कि रिलेशनशिप 3 टाइप्स के होते हैं, और इसमें आपके पास पहला है 1-to-1 रिलेशनशिप, नेक्स्ट इज 1-to-many रिलेशनशिप, एंड थर्ड वन इज many-to-many रिलेशनशिप। देखिए 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होते हैं नॉर्मली। तो ये जो है ना उसमें दो एंटिटीज़ में कॉलेज की एंटिटी और प्रिंसिपल की एंटिटी के दरमियान एक हम कहलाएगा 1-to-1 का रिलेशनशिप। यानी इधर भी एक ही एंटिटी आप लेंगे और यहाँ भी एक ही एंटिटी लेंगे, तो ये इस तरह से दो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1-to-1 का बनेगा। इस तरह 1-to-many रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आपका और दूसरी तरफ स्टूडेंट एक से ज़्यादा अगर कोर्सेज पढ़ता है, ठीक है, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ रहा है, ये आपका स्टूडेंट का टेबल है, ये आपका कोर्सेज का टेबल है, तो ये फिर रिलेशनशिप 1-to-many में चला जाएगा कि एक स्टूडेंट के अगेंस्ट यहाँ पर आपको बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी दूसरे एंटिटी में, दूसरे टेबल में, तो इसको कहेंगे 1-to-many रिलेशनशिप। बिल्कुल इसी तरह एक और टेबल हो सकता है many-to-many का आपका रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक ये आपका एंटिटी है और एक ये आपकी एंटिटी है या टेबल है। तो एक स्टूडेंट, सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, उसको इस तरह से देखते हैं। एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज उठा सकता है, ठीक है, जबकि एक, अब यहाँ से भी आप ज़रा देखें कि एक कोर्स जो है यहाँ से वो बहुत सारे स्टूडेंट उठा सकते हैं। एक वही कोर्स एक स्टूडेंट ने उठाया, वही कोर्स दूसरे स्टूडेंट ने भी उठाया, वही कोर्स तीसरे स्टूडेंट ने भी उठाया। तो इस तरह से दोनों तरफ से जब many-to-many का एक वो बन रहा है रिलेशनशिप, तो इसको हम कहेंगे many-to-many। तो बेसिकली जो 1-to-many है ये many-to-many के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है, तो ये उसका सबसेट है 1-to-many। लेकिन समटाइम कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली 1-to-many अलग से होता है, उसमें many-to-many नहीं बन रहा होता, वो भी उस तरह के भी होते हैं। राइट, नेक्स्ट, डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। Referential integrity is a rule that preserves the defined relationship between the tables when records are added or deleted। ये बेसिकली एक रूल है या कॉन्स्ट्रेंट है। देखिए आप ना अपने डेटाबेस में बहुत सारे रूल्स अप्लाई करते हैं और फिर उन रूल्स के तहत ही डाटा आपका रिट्रीव हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है, और तो ये भी एक तरह का एक रूल है। और रिलेशनशिप के दौरान, रिलेशनशिप जब आप बनाते हैं तो उसके दरमियान ये लगाया जाता है डिफरेंट टेबल्स के दरमियान, और इसका ताल्लुक भी आपके इन्हीं रिलेशनशिप से है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किए 3 रिलेशनशिप्स। जब आप रिकॉर्ड ऐड करते हैं या रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो ये बेसिकली एक रूल है, ये अप्लाई होता है, उसी के तहत आपका जो है वो फंक्शन होता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में ये ज़रा फर्दर एक्सप्लेन किया गया रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कब यूज़ होती है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ यूज्ड व्हेन द डाटा ऑफ एन एंटिटी स्टोर्ड इन मोर देन वन टेबल। ये इंटेग्रिटी तभी आप अप्लाई करते हैं जब आपका डाटा एक से ज़्यादा टेबल में स्टोर होता हो। आपको पता है कि जो हम डेटाबेस बनाते हैं तो एक टेबल में सारा डाटा स्टोर नहीं करते, एक से ज़्यादा टेबल्स में स्टोर होता है, और ज़ाहिर है फिर उनको लिंक करना पड़ता है और वो आपस में उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनते हैं, और फिर कुछ रूल्स भी होते हैं कि किन रूल्स के तहत डाटा उनसे रिट्रीव किया जाएगा। तो ये भी उनमें से एक रूल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। उसी को ये फर्दर एलेबोरेट कर रहा है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के तहत आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इंश्योर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि रिकॉर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन चाइल्ड टेबल इफ़ रिलेटेड रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन मास्टर टेबल। देखिए आपके पास 2, सपोज एक एग्जांपल ले लें, आपका जो एक मास्टर टेबल है और एक आपका चाइल्ड टेबल है। मास्टर टेबल में आपका एक रिकॉर्ड एंटर होता है और उसी से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज जो हैं वो चाइल्ड टेबल में स्टोर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर रोल नंबर 01 है, ठीक है, 01 आपका जो है वो कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहा है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, ठीक है, एक एंट्री केमिस्ट्री, उसने केमिस्ट्री में इतने मार्क्स लिए। इसी तरह उसने वो फिज़िक्स भी पढ़ रहा है, उसने फिज़िक्स में 40 मार्क्स लिए। इसी तरह वही स्टूडेंट जो है 01
वो मैथ भी पढ़ रहा है और उसने मैथ में 50 मार्क्स लिए, तो इट मीन्स अब ये कहलाएगा चाइल्ड टेबल, और जबकि ये कहलाएगा मास्टर टेबल। और मास्टर टेबल में 0 1 एक ही दफ़ा आया, जबकि यहाँ पर 0 1 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपका कहलाएगा, ये जो है ना एक रिलेशनशिप बन रहा है प्राइमरी की और फॉरेन की का, ये हम एडवांस लेवल पर पढ़ाते हैं। तो ये यानी मास्टर, अब यहाँ पर अगर आप इस वाले रूल को अगर देखें तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। रिकॉर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन चाइल्ड टेबल, आप एक नया रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं कर सकते इफ़ रिलेटेड रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन मास्टर टेबल। अगर ये 0 1 यहाँ पर मास्टर टेबल में अगर दर्ज नहीं है तो आप कोई नया रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पर लिखे कि जी 0 1 और 0 1 इस्लामियात सपोज पढ़ रहा है और उसने इतने मार्क्स लिए, ठीक है, जबकि यहाँ पर मास्टर टेबल में आपकी 0 1 की कोई अगर एंट्री ही नहीं है, दर्ज नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई रिकॉर्ड उसका चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं कर सकते। तो ये एक रूल है। इसी तरह नेक्स्ट रूल है आपका, a record cannot be deleted from master table if related record exists in child table। आप मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप चाइल्ड टेबल से उसकी तमाम एंट्री डिलीट नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एंट्रीज हैं, अगर आप यहाँ से सपोज यहाँ से मैं अगर 0 1 को डिलीट करना चाहूँ तो आप नहीं कर सकते जब तक आप ये चारों की चारों एंट्रीज को चाइल्ड टेबल से डिलीट ना करें। तो ये एक रूल है, बेसिकली उन्होंने रूल बना दिया कि जब भी डिफरेंट टेबल्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तहत अगर वो उस पर आपने इंश्योर की हुई है, अगर रूल लगाया हुआ है, तो फिर आप इस तरह से ये एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते। आई होप ये समझ आ गया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, एडवांस लेवल पर ये पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप अभी आपने देखे 3 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, man to many, और इनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखें काफ़ी सारे इसके एडवांटेजेस हैं, जिसमें से एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैंने अभी आपको पढ़ाई। इसी तरह जॉइनिंग का एडवांटेज हो सकता है, इसमें इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम BSc लेवल पर पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपके पास राइट एनी 3 यूजेस ऑफ क्यूरीज। क्यूरीज के कोई से 3 यूजेस आपने लिखने। क्या देखिए, क्यूरी होती है सवाल को कहते हैं। क्यूरी सवाल, क्या आप डेटाबेस से एक क्वेश्चन करते हैं और फिर डेटाबेस आपको उसका जवाब देता है, रिस्पॉन्स देता है उसको प्रोसेस करके। अ क्यूरी कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कि आपने एक सवाल किया और फिर उस सवाल के तहत कुछ डेटाबेस प्रोसेसिंग करेगा, कुछ रिकॉर्ड्स को आपके सामने लाकर प्रेजेंट करेगा, मगर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए। इट कैन बी यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से क्यूरी हो सकती है, आप चाहते हैं कि आपका कि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं टेबल में वो एक ऑर्डर में स्टोर नहीं है, वो अलग, ठीक है ना, वो बगैर किसी ऑर्डर के स्टोर्ड हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक क्यूरी लिखें और वो तमाम रिकॉर्ड्स एक ऑर्डर में आ जाएं, नेम के लिहाज से आ जाएं या एज के लिहाज से आ जाएं या किसी भी लिहाज से आप उसको ऑर्डर में ला सकते हैं। तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी। इट कैन कैलकुलेट फील्ड्स एंड समराइज डाटा। तो ये क्यूरी जो है, इसके थ्रू आप फील्ड्स को कैलकुलेट करवा सकते हैं और डाटा को समराइज करवा सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस यहाँ गिवन हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्यूरी को यूज़ करते हुए, फैसिलिटी ऑफ जॉइनिंग या ईज ऑफ यूज़, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेम डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज। आप देखें, आप सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी होती है कि आपने अगर डाटा सिंपली डिस्प्ले करवाना है टेबल में से, तो आप सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं। एक्शन क्यूरी, अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई डिलीट करानी है, कोई अपडेट करवानी है, कोई मॉडिफाई करवानी है कोई रिकॉर्ड में से कोई चीज़, तो वो आप एक्शन क्यूरी यूज़ करेंगे। फिर क्रॉस टेबल क्यूरीज होती हैं जो डिफरेंट टेबल्स पर अप्लाई होती हैं, उनमें से वो में रहते हुए वो डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो प्रोसेस हो रही होती हैं। फिर आपकी पैरामीट्रिक क्यूरीज होती हैं। पैरामीट्रिक क्यूरीज ऐसी होती हैं जो आपसे कुछ इनपुट लेती हैं और फिर वो प्रोसेस करके आपको जो है रिस्पॉन्ड करती हैं। इसके अलावा कुछ एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं। तो बेसिकली डेटाबेस में जब भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है या डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो आप क्यूरी के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये क्यूरी जो है एसक्यूएल हम इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डोमेन है डेटाबेस। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एक्शन क्यूरी। एक्शन क्यूरी के तहत आप कुछ चेंजेस जो हैं रिकॉर्ड्स में परफॉर्म कर सकते हैं एक टेबल पर अप्लाई करके। इट इज़ आल्सो यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल, आप इसके ज़रिए न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन क्यूरीज। एक्शन क्यूरीज में मैंने आपको बताया, आप डिलीट की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसकी सब टाइप्स हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, आप अपेंड कर सकते हैं। अपेंड कहते हैं ऐड करना, फर्दर उसमें कुछ चेंजेस करनी है रिकॉर्ड में, तो आप
अपेंड क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप मेक टेबल, एक नया टेबल जनरेट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है जी, व्हाट इज़ अ क्रॉस टेबल क्यूरी। ये क्रॉस टेबल क्यूरी बेसिकली हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो है ना, देखिए, ग्रुप्ड बाय टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन और डिफरेंट टेबल्स पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप इस क्यूरी को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ पैरामीट्रिक क्यूरी। पैरामीट्रिक क्यूरी में मैंने आपको बताया कि ये कुछ इनपुट लेती है एक पैरामीटर के तौर पर और फिर ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रही होती है, तो ये भी हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। ये फर्दर कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन हम आगे जाएंगे और कुछ और फर्दर इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज यहाँ आपको फर्दर कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट वन है वो है ये वाला, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्यूरी विज़र्ड। देखिए, विज़र्ड क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। विज़र्ड कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही होती है और वो नेक्स्ट करके आगे चल रहा होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के थ्रू आप उसको फॉलो करते हुए एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो क्यूरी का भी एक विज़र्ड होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है और उसमें आपको गाइडेंस मिल रही होती है, डायरेक्शन मिल रही होती है, आप इजीली उसको क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी जनरेट कर सकते हैं। तो क्यूरी विज़र्ड इन MS Access helps the user to create a select query easily. It consists of simple steps to create query. नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड्स। क्या होते हैं जी वाइल्ड कार्ड्स? वाइल्ड कार्ड इज अ स्पेशल सिंबल दैट इज यूज्ड इन क्यूरीज टू सर्च डेटा। सम इम्पॉर्टेंट वाइल्ड कार्ड्स आर, देखिए, आपने अक्सर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर सर्च करवानी है तो फिर आप इस तरह से यूज़ करते हैं अक्सर। ए फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ए से स्टार्ट होने वाले तमाम नेम्स आपके सामने आ जाएं, तो फिर आप ए लिखकर आगे आप स्टैटिक्स अगर लिख देंगे तो जितने भी ए से रिलेटेड आपकी फाइल्स होंगी, ए से स्टार्ट हुई होंगी, वो तमाम आपके सामने आ जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स ए पर एंड होने वाले जितने भी नेम्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से आप, तो ये कहलाएगा वाइल्ड कार्ड। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड को हम अक्सर यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए, बेसिकली क्यूरी में सर्च करने के लिए। इसी तरह क्वेश्चन मार्क भी है। क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ए अली का नाम अगर मैंने सर्च करना है तो मैंने ए एल लिख कर यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। तो अब ए एल के आगे जितने भी, अगर ए एल के आगे एक अली होगा तो ज़ाहिर है वो आ जाएगा। ए एल के आगे अगर आपने वाई के नाम से भी कोई किया हुआ है तो वो भी आ जाएगा। यानी सिंगल कैरेक्टर, अगर आप चाहते हैं कि दो क्वेश्चन मार्क अगर लगा देते हैं तो फिर ये जितने भी है ना, एक ए एल के साथ जितने भी, अगर किसी ने अगर ए एल वाई ये नाम अगर रखा हुआ है तो ये भी डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से तो ये जो वाला, तो डिफरेंट ये जो वाइल्ड कार्ड्स हैं हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं इसमें सर्चिंग के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्वेश्चन मार्क? यस, मैं ये भी बता चुका हूँ आपको, ऑलरेडी ये कवर हो चुका है। जबकि ये कुछ फर्दर क्वेश्चन भी आपके सामने, लेकिन इनमें से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं, तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। नेक्स्ट टाइम सी के शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा इससे रिलेटेड। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम।